नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेक्चर की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सीक्वेंस क्या होती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि कौन सी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और लास्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है ये आपका एपी है या नहीं है। एपी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है। हमने फर्स्ट लिस्ट लिया। लिस्ट ऑफ नंबर क्या होता है, बेसिकली जब आप कुछ नंबर्स लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 1, 3, 5 और 7, तो ये है आपका लिस्ट ऑफ नंबर। अब क्या इस लिस्ट ऑफ नंबर में मैं नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई कर सकता हूं, गैस कर सकता हूं क्या? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। 7 के बाद 9 आएगा, क्योंकि आपको ये पता है ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 आएगा, और इस तरीके से आपके नंबर्स आते जाएंगे। मैं एक और लिस्ट लेता हूं जिसका जो स्टार्ट कर रहा है मैंने वो -45, उसके बाद -40, -35, फिर -30। तो यहाँ पर आपको पैटर्न नज़र आ गया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं +5 ऐड करता चल रहा हूँ प्रीवियस टर्म में। तो यहाँ से आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो माइनस का 25 आ जाएगा। उसके बाद एक और नेक्स्ट नंबर अगर मैं निकालूँ तो माइनस का 20 आएगा। इसमें अगर मैं +5 और करूँ तो -15 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और इस तरीके से। मैं एक नंबर ऑफ लिस्ट और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 7, 11, उसके बाद 20, उसके बाद माइनस का 1। और इस तरीके से जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो क्या मैं अब इस लिस्ट का अगला नंबर गैस कर सकता हूं क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो ध्यान रहे, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर जो फर्स्ट 2 लिस्ट मैंने लिखी थी उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ये सीक्वेंस कहलाएगा। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या हो गया, ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे सीक्वेंस कहा जाता है। उसके बाद ये जो लास्ट लिस्ट है ये आपका सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहां पर हम ये डील करेंगे कि कौन सी सीक्वेंस जो है वो आपका एपी है या नहीं है। उससे पहले यहां पर जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, जो नंबर हमने सबसे पहले लिखा है उसे फर्स्ट टर्म कहा जाता है। तो यहां से फर्स्ट टर्म जो है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड टर्म को हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी आपका नंबर है, जो भी आपका टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म है उसको आप सबस्क्रिप्ट में लिख दो। जैसे थर्ड टर्म को आप A3, तो 3 को हमने क्या कर दिया, A के सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है। तो थर्ड टर्म आपका A3 हो जाएगा, फोर्थ टर्म आपका A4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू जो है वो 7 है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 3 है। इस तरीके से आपका ये टर्म हो जाएगा। अब हम एक और लिस्ट लिखते हैं। यहां मैंने लिस्ट लिखा है 7, 9, 11, 13। तो क्या ये एक सीक्वेंस है क्या? तो बिल्कुल ये एक सीक्वेंस है, अगेन ऑड नंबर से, लेकिन अब स्टार्टिंग जो नंबर है वो आपका 7 है। तो ये जो सीक्वेंस है यहां पर फर्स्ट टर्म आपका A1 जो है वो 7 है, A2 जो है वो 9 है, A3 जो है वो 11 है। अब हम फाइंड करते हैं यहां पर डिफरेंस दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो यहां पर A2 माइनस A1। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है ऐसी टर्म जो एक के बाद एक आती है। The terms which comes one after other is called consecutive terms। तो एक के बाद वाली टर्म, जैसे अब अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव डेज की, तो जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं। सैटरडे, संडे, ये आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डेज है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की अगर हम बात करें तो जैसे 2020, 21, 2023, 24, 2030, 31, ये आपके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं। तो यहां से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि दो टर्म जो कि लगातार है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालें, यानी कि हम A2 माइनस A1 करें, तो हमें मिलेगा 9 माइनस 7 यानी कि 2। उसके बाद में हम A3 माइनस A2 निकालें तो हमें मिलेगा 11 माइनस 9 यानी कि अगेन 2। उसके बाद A4 माइनस A3 निकालें तो ये भी हमें मिलेगा 2। तो अगर कोई जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आ रहा है तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी सीक्वेंस हमारी कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP। A इज फॉर अर्थमेटिक, P इज फॉर प्रोग्रेशन।
So if difference between two consecutive terms is same, then these sequence are called as AP. तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम A1 या A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्यों नाम है इसका, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये हर एक केस में सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो AP एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि कौन से लिस्ट ऑफ नंबर आपके AP होंगे और कौन से लिस्ट ऑफ नंबर आपके AP नहीं होंगे। यहां पर मैंने एक्सरसाइज में थोड़ा सा फेरबदल किया है। मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन लिया है जो कि आपके लिस्ट ऑफ नंबर डायरेक्टली गिवन थे, उसके बाद मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन लूंगा जो कि आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम पहले दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर जो दिया हुआ है वो है 2, 4, 8 और 16। तो सबसे पहले हम टर्म्स लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड टर्म जो है वो 4 है, थर्ड टर्म जो है वो 8 है और फोर्थ टर्म जो है वो 16 गिवन है। तो यहां पर आप एक गलती मत करना, यहां पर क्या होगा, आपको जो भी टर्म्स दी हुई है, जितनी भी टर्म्स दी हुई है उनको सबको लिखना है और सबके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर वो सेम आ रहा है तो, अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो आपको जहां पर वो सेम आना बंद हो जाता है वहीं से आप रुक जाएंगे। जैसे यहां पर अगर मैं A2 माइनस A1 कैलकुलेट करूंगा तो 4 माइनस 2 आएगा यानी कि 2 आएगा, और A3 माइनस A2 कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। अब यहां पर हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आया है तो मैं यहीं पर स्टॉप हो जाता हूं, मुझे A4 माइनस A3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंस आपका सेम नहीं है, और जैसे ही डिफरेंस सेम नहीं है, एक जगह 2 है एक जगह 4 है, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है ये आपकी AP नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो यहां से ये लिस्ट ऑफ नंबर आपका AP नहीं होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, -10, -6, माइनस का 2, प्लस का 2। तो फर्स्ट टर्म आपका -10 है, सेकंड टर्म -6 है, थर्ड टर्म -2 है और फोर्थ टर्म प्लस का 2 है। अब हम जब A2 माइनस A1 निकालेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है यहाँ माइनस की गलती कर सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। -6 माइनस ऑफ 10, हम लोग क्या करते हैं, केवल -10 लिख देते हैं, उससे यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 और माइनस का 6 है, आंसर आएगा आपके पास में प्लस का 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस जो आया है वो आपके पास में 4 आया है। ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस नहीं। कॉमन डिफरेंस तब बोलेंगे जब आपके पास में हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम होएगा तब। तो यहां से अब हम A3 माइनस A2 निकालते हैं, ये आएगा -2 माइनस ऑफ -6 यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6 यानी कि ये हो जाएगा 4, और उसके बाद A4 माइनस A3 निकालते हैं जो कि हो जाएगा 2 माइनस माइनस का 2 यानी कि ये भी हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि ये भी हो जाएगा 4। तो यहां से हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। जब ये सेम आ रहा है यानी कि ये लिस्ट ऑफ नंबर आपका AP है। अब यहां आपको ध्यान क्या रखना था, आपने A2 माइनस A1 कैलकुलेट किया, A3 माइनस A2 कैलकुलेट किया। जब आप A3 माइनस A2 कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं A2 माइनस A1 के साथ, तो वो सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो आपको अगला भी निकालना है। ऐसा नहीं यहीं से आप डिसीजन ले लें कि आपने कह दिया नहीं नहीं सेम आ गया, दो वैल्यू सेम आ गई मतलब ये AP हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, मतलब जितनी भी टर्म्स दी हुई है उन सबके बीच का डिफरेंस निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 0.2 है, सेकंड टर्म 0.22 है, थर्ड टर्म 0.222 है, फोर्थ टर्म 0.2222 है। तो यहां से A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं, 0.22 माइनस 0.2, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.02। A3 माइनस A2 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.222 माइनस 0.22 यानी कि आ जाएगा 0.002। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम नहीं आई है, इसलिए आगे हम चेक नहीं करेंगे। जब सेम नहीं आ रहा है तो आगे चेक नहीं करना है। तो यहां से हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, यानी कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो AP नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 0, -4, -8, -12। यहां से फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 0 है, तो यहां ऐसा नहीं सोचना है कि आपका फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता है। फर्स्ट टर्म आपका 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म आपका -4 है, थर्ड टर्म -8 है, फोर्थ टर्म जो है वो -12 है। तो 0 से शुरुआत हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है यहां पर। तो a2 -a1 हो गया आपके पास -4 माइनस का 0, यानी कि ये आ जाएगा -4। a3 -a2 हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -4, यानी कि हो जाएगा -8 प्लस का 4, ये हो जाएगा -4। उसके बाद में a4 -a3 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आ गया -12 माइनस ऑफ -8, यानी कि ये आ गया -12 प्लस का 8, यानी कि ये भी आ गया -4। ये तीनों ही वैल्यू सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब यहां से ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर होगा ये एक एपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1, 3, 9 और 27। यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, सेकंड टर्म जो है वो 3 है, थर्ड टर्म जो है वो 9 है, फोर्थ टर्म जो है वो 27 है। a2 -a1 कैलकुलेट करते हैं तो आ गया 3 - 1 यानी कि 2। a3 -a2 कैलकुलेट करते हैं तो आ गया 9 - 3 यानी कि 6। यहां पर दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो ये फर्स्ट टू टर्म और नेक्स्ट टू टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एपी नहीं होगा। आगे का डिफरेंस हम चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a, 2a, 3a, 4 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास a हो गया। अब हमारे पास नंबर्स जो दिए हुए अल्फाबेट की फॉर्म्स में दिए हुए हैं, और a2 जो हो जाएगा वो 2a हो गया, a3 जो हो गया वो 3a हो गया, a4 जो हो गया वो हमारे पास 4a हो गया। a2 -a1 करते हैं, 2a -a, दोनों लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 2a में से 1a माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास a। a3 -a2 करते हैं, 3a - 2 है यानी कि ये भी बचेगा a। उसके बाद a4 -a3 करते हैं, ये आ गया 4a - 3 यानी कि ये भी आ गया a। तो तीनों ही केस में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये आपका AP होगा। आगे बढ़ते हैं 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो आप फ्रैक्शन में आ गया। तो अगेन हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है दी हुई है उनको लिख लेना है। तो a1 = 2 हो गया, a2 हमारे पास 5/2 हो गया, a3 हमारे पास 3 हो गया, और a4 हमारे पास 7/2 हो गया। अगेन a2 -a1 कैलकुलेट किया, यानी कि 5/2 माइनस का 2, ये हो गया 5 - 4/2। 2 हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया 5 - 4/2 यानी कि 1/2। a3 -a2 कैलकुलेट किया, ये आ गया 3 - 5/2 यानी कि 6 - 5/2 यानी कि ये भी हो गया 1/2। उसके बाद a4 -a3 कैलकुलेट किया, ये हो गया 7/2 माइनस का 3 यानी कि 7 - 6/2। 2 एलसीएम लेने के बाद ये भी हमारे पास सॉल्व होके 1/2 आ गया। तीनों ही केस में हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1/2 आई। इसका मतलब ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपका क्या होगा, AP होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। चारों ही टर्म्स जो हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो सेम है, a1, a2, a3, a4 की वैल्यूज जो है वो सेम है। अगेन यहाँ पर a2 -a1 कैलकुलेट करते हैं तो -1/2 माइनस ऑफ -1/2 यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस का 1/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। तो अब देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 0 आ गया। नेक्स्ट केस में भी अब जब आप सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है, फर्स्ट टर्म भी आपका 0 हो सकता है, जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था। कॉमन डिफरेंस भी आपका 0 हो सकता है, इसलिए ये लिस्ट ऑफ नंबर भी जो है वो आपका क्या होगा, AP होगा। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों अपने मन में कि फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है। ये 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके 0 हो सकती है। अगर सारी टर्म्स जो हैं वो सेम होंगी तो ये कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12। देखो डेसिमल नंबर आ गया, फ्रैक्शन आ गया, अल्फाबेट्स आ गए। अब रूट वाला क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गया √3, सेकंड टर्म हो गया हमारे पास √6, थर्ड टर्म हो गया √9 जो कि 3 होता है, और फोर्थ टर्म हो गया 12। सबसे पहले a2 -a1 कैलकुलेट करते हैं जो कि आ गया √6 - √3। अब कई बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे, √6 में से √3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कई बच्चे √3 लिख देंगे।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है। √6 माइनस √3, ये 6 माइनस 3 नहीं है, रूट के अंदर 6 माइनस 3 नहीं लिखा हुआ है, √6 अलग से लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन है, उसके बाद √3 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखोगे तो 2 नजर आ रही होंगी आपको। पॉलिनोमियल में आप नंबर ऑफ टर्म्स जब आप निकालते हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो टर्म्स जो है वो प्लस माइनस साइन से डिस्टिंग्विश होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तो प्लस माइनस का साइन यहां पर बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि माइनस के साइन के पहले फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, माइनस के साइन के बाद में सेकंड टर्म लिखी हुई है। तो यहां से √6 और √3 दो अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो सेम लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब ये अनलाइक टर्म्स है, तो इनको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, यानी कि √6 माइनस √3 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उसके बाद a3 माइनस a2 करेंगे तो ये आएगा √9 माइनस √6, √9 की वैल्यू 3 होती है, 9 का रूट जो है वो 3 है, तो 3 माइनस √6। अब यहां से जब आप चेक करोगे तो डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, एक जगह है √6 माइनस √3, दूसरी जगह है 3 माइनस √6। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आपका एपी नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमें फेयर दिया गया है हर एक किलोमीटर के लिए, और फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो आपका फेयर है वो हमारा ₹15 है। तो हम एक इसकी लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपने कार हायर की और इस कार को सबसे पहले 1 किलोमीटर तक लेके गए। जब आप 1 किलोमीटर लेके जाओगे तो आपका जो किराया आएगा, फेयर आएगा, वो आपके पास आ जाएगा ₹15। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई कितनी, 15। उसके बाद अगर आप इसको 1 और किलोमीटर आगे लेके जाते हो तो आपको 15 में क्या करना है, ₹8 और ऐड करना है। अब आप टोटल देखो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हो स्टार्टिंग पॉइंट से, और टोटल जो आपका फेयर आ जाएगा वो 15 + 8 यानी कि 23 हो जाएगा। और अगर आप एक और आगे इस तरीके से लेके जाते हो तो 23 में आपको 8 और ऐड करना है, तो 31 हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर का जो टोटल फेयर होगा वो 31 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप डिफरेंस निकालोगे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में तो वो सेम आएगा, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऐड करते हुए नेक्स्ट टर्म को लिख रहे हैं। तो ये डिफरेंस हमेशा आपका सेम ही रहेगा। 8 को हम ऐड करते हुए लिख रहे थे, तो यहाँ 23 - 15 करोगे वो भी 8 आएगा, और 31 - 23 करोगे ये भी 8 आएगा। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये आपका एक एपी को फॉर्म करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ऑफ द एयर 1/4 रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो मान लीजिए आपके पास में क्या है, यहां पर एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। तो हमने मान लिया एयर भरा हुआ है, तो ये इसकी एक सिलेंडर की कैपेसिटी होगी। मान लीजिए इसमें V वॉल्यूम का एयर भरा हुआ है, तो V वॉल्यूम एयर का हो गया। अब जब आप स्टार्टिंग टर्म यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, V आ जाएगी। तो यहां से हमने V से स्टार्ट किया। अब जब इसको रिमूव करेंगे तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, ऑफ का मतलब हो गया जितनी भी आपके अंदर वॉल्यूम था, इनिशियली हमारे पास V वॉल्यूम था, तो इसका 1/4 पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वो बचेगा V - 1/4 ऑफ V। तो ये आ जाएगा, आप 4 एलसीएम ले लोगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3V/4। उसके बाद में सेकंड केस में जब आप इसको ओपन करोगे तो अब 1/4 ऑफ रिमेनिंग पार्ट, 1/4 ऑफ रिमेनिंग था हमारे पास 3/4 ऑफ V, यानी कि 1/4 ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट। तो यहां से 1/4 ब्रैकेट 3/4 ऑफ V जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3/4 ऑफ V माइनस 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ V। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9V/16। तो यहां से जब आप ये डिफरेंस चेक करोगे तो ये सेम नहीं आएगा। एक केस में आएगा -V/4, एक केस में आएगा -3V/16। इसलिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपका एपी नहीं होगा, यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये एपी के लिए नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो आप एक कुआं खोद रहे हैं, डिगिंग अ वेल, कुआं खोद रहे हैं। तो अब हम इसका एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने में आप जब 1 मीटर का कुआं का खड्डा खोदते हो तो आपको जो पैसा देना है वो ज्यादा देना है, थोड़ा सा ₹150 है, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक और मीटर खोदते हो तो अब आपको थोड़ा पैसा कम देना है, ₹50 देना है हर एक सब्सिक्वेंट मीटर, सब्सिक्वेंट डिग करने पर। तो यानी कि आपका जो सेकंड टर्म का वैल्यू आएगा वो 150 + 50 यानी कि 200
200 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप 3 मीटर खुदवाते हो खड्डा तो 200 प्लस 50 यानी कि 250 हो जाएगा। यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम रहेगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एक एपी को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जो होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ फॉर सक्सेसिव ईयर्स जो है वो आपको निकाल लेना है। तो इनिशियली हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% है, तो एक साल के बाद जो हमें पैसा मिलेगा वो मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट जो है वो आप निकाल लोगे, 8% है तो 8/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, यानी कि आपके पास अमाउंट आ जाएगा 800 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,800 रुपीज़। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके पास जो अमाउंट आएगा वो 10,800 का 8%, यानी कि 10,800 आपके पास ऑलरेडी हो चुका है जो कि अब प्रिंसिपल अमाउंट है। इसका 8% हम इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि आएगा 864 रुपीज़, और इसको जब हम 10,800 में ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,664 रुपीज़। तो देखो आपके पास जो लिस्ट बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, 10,000 उसके बाद 10,800 उसके बाद 11,664। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले केस में 800 ऐड किया था, सेकंड केस में हमने 864 ऐड किया है। तो यहां से डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो आपका एपी फॉर्म नहीं करेगा। एट द एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक स्टेटमेंट, टेल मी एंड आई फॉरगॉट। आप मुझे कोई चीज बताओगे तो मैं उसको भूल जाऊंगा। टीच मी एंड आई मे रिमेंबर। आप मुझे कोई चीज़ पढ़ाओगे तो शायद मुझे याद रह जाए, लेकिन अगर आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मैं उसको सीख जाऊंगा। तो मेरा टास्क भी कुछ इसी तरीके का है कि मैं आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो और भी मज़ेदार और भी प्रोडक्टिव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।